बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा बच्चों गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब देखो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अब एक बार कर लीजिए आप लोग। आपको वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं? यस सर। अच्छा बेटा Yes, sir. रिकॉर्डिंग क्लास भी आप लोगों को आपके ईआरपी पर मिल रही है क्या बायो की? ईआरपी ऐप पर मिल रही है या फिर यूट्यूब पर है? यूट्यूब पे मिल रही है सर। चलो ठीक है ना। उसको मैं वहां पर वो कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अब बच्चों देखो मैं कुछ क्वेश्चन Yes. में दे रहा हूँ आपको ना। सबसे पहले हम लोग चालू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से जल्दी जल्दी मैं कैरी करवा रहा हूँ और वो कल उसके लेकर। और आपका पेपर का सिलेबस मैंने कल बता दिया आपको। आज भी आपके व्हाट्सएप पर और ईआरपी ऐप पर आपको सिलेबस मिल जाएगा सभी पेपर्स का। तो बायो में तो लेसन 8 और लेसन जो चैप्टर जो हम लोग 10 पढ़ रहे हैं, राइट, कल तक मतलब 15 तक जितना पढ़ लेंगे। प्रयास है कि कल मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं। तो 15 तक जो हम पढ़ चुके होंगे वो दूंगा। अब जल्दी जल्दी आप मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन दिए थे बच्चों। जल्दी जल्दी मैं आपको 10-12 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप करिए, देखे जल्दी देखे। आप बता सकते हैं, देखे चलो जल्दी। अब आप जवाब फटाफट। फलों के रसों को, हालांकि कल मैं दिया था, फलों के रसों को साफ करने और उनके कड़वेपन को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बताओ देखें, बताओ आवाज किसी पेक्टिनेज का। किसका? पेक्टिनेज। एक्टिनेज। पेक्टिनेज। आवाज। और वसा का पाचन करने के लिए प्रोटीनेज। प्रोटीनेज। वसा का नो सर, लाइपेज। 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 लाइपेज बताया था मैंने आपको। लाइपेज का यूज करते हैं हम हाँ लोग। सर। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, रेशों को मुलायम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फाइबर को सॉफ्ट बनाने के लिए पेक्टिनेज का। वेरी गुड। अच्छा, एल्कोहल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? प्रेरणा प्रजापति बताएगी। प्रेरणा, एल्कोहल बनाने में किसका उपयोग हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं? एल्कोहल बनाने में कल ही पढ़ाया था। आयुष, आयुष का है? क्या करते हैं? आवाज नहीं आ रही। यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ बताओ। हाँ सर, मैंने क्लास नहीं ली थी कल सर। अच्छा क्लास में चलो ठीक है। हाँ आगे सर, ना वो पकड़े। कल क्या लाइटें नहीं आ रही थी। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं उसको तो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, फोन की बैटरी इसीलिए कहता हूँ कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो वीडियो को देखा करो। और आप बच्चों थोड़ा सीरियस हो। चलो ठीक है। किसका उपयोग करते हैं हम लोग उसका यूज करने के लिए? विस्ना। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। हाँ, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी अपने दिमाग में सेव कर लो। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या ब्रेवर्स बताया था ना, या बेकरी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक बार बता दीजिए आप दो। यस सर। हार्ट अटैक, हार्ट या हृदयाघात रोगियों के लिए रक्त के क्लॉट, रक्तवाहिनियों के क्लॉट को हटाने में हम किसके दो औषधि का प्रयोग करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। और स्ट्रेप्टोकाइनेज हम किसे प्राप्त करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस से। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये पढ़ जाए। अच्छा, स्टेटिन मेडिसिन का यूज किस में करते हैं? शंकर लाल यादव, स्टेटिन का उपयोग किस में करते हैं बच्चों? शंकर लाल बताइए। प्रेरणा, प्रेरणा, धार्मिक आंडल, स्टेटिन का उपयोग किस में करते हैं? सर रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने में। किसकी मात्रा को? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आज अंग प्रत्यारोपण में किसका प्रयोग करते हैं? सर किसमें? अंग प्रत्यारोपण में कौन सी मेडिसिन का उपयोग करते हैं? साइक्लोस्पोरिन। कौन बता रहा है? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए है उसका पहले तो। और ये किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम। हाँ, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। और वो स्टेटिन किससे प्राप्त करते हैं? मोनोइस्कस परफ्यूरिस। नहीं, हाँ पूरा बोलो। मोनोस्कस
परफ्यूरिस। परफ्यूरियस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक। इसका ये मीन हो रहा है कि आप लोग अभी इतना स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये गलत बात है। आज मैं बच्चों एक काम कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सब जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, व्हाट्सएप पर बच्चों मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर सेंड करूंगा, ठीक है? सर आप लोग उनसे भी Yes, अपने sir. आप को तैयार करें और पर डे आप 10 से 15 क्वेश्चन रोज बनाएं बच्चों, रोजाना बनाएंगे तो काम चलेगा। चलो आज का बड़ा क्वेश्चन क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, कल भी मैंने दिए थे आपको बहुत सारे क्वेश्चन। गोबर गैस संयंत्र, लिखो एक बार मेरे साथ आप सब बच्चे, गोबर गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके भागों का वर्णन करो, ठीक है? एक तो आज का एक तो प्रश्न हो गया, गोबर गैस संयंत्र यानी बायोगैस प्लांट बोल दो या फिर बोलेंगे गोबर गैस संयंत्र। बच्चों संयंत्र का अर्थ आप इसको समझे, संयंत्र करते हैं सिंपल सी बात है कि ऐसा स्थान या ऐसी जगह जहां पर कई इंजीनियर या अनुभवी व्यक्तियों के साथ, प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ कई मजदूर किसी उत्पाद का उत्पादन करते हैं, राइट? उस जगह को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लांट बोलते हैं। ये समझ में आ गया ना, प्लांट। ओके, प्लांट जैसे डामर प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, ओके, वैसे ही एक्चुअली क्या होता है गोबर गैस। अब गोबर गैस प्लांट या गोबर गैस संयंत्र का चित्र में बनाना चाह रहा हूं, एक पर्सन। दूसरा पर्सन आपको मैंने दिया था कि गोबर गैस का संगठन लिखते हुए गोबर गैस का महत्व, तो वो तो मैं कल ही पढ़ के आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया था और मुझे अपेक्षा है कि तुमने सबने किया होगा। और गोबर गैस का एक महत्व नहीं बल्कि बच्चों कई महत्व है। अब एक काम कीजिए, देखो गोबर गैस संयंत्र की बात हम करें और अब अच्छा कल एक छोटा प्रश्न बता दिया था कि गोबर गैस, इसका नाम गोबर गैस क्यों पड़ा? क्योंकि इसे पशुओं के गोबर या पशुओं का जो डंग है, पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। और इसको बनाने में एक्चुअल में हम जानते हैं कि प्रमुख रूप से कौन से बैक्टीरिया का योगदान बच्चों? जो जानवर, मैंने कल बताया था, मवेशी या जो जुगाली करते हैं, कैटल्स या जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं या मवेशी होते हैं, कैटल्स, उनके स्टोमक मतलब इनके रूमेन, स्टोमक का ही पार्ट होता है बच्चों, रूमेन। ये तो इतना ज्यादा लिखने में, रूमेन में एक बैक्टीरिया होता है और इनके द्वारा खाए जाने वाली चीज क्या होती है बच्चों? ये क्या खाते हैं? सेल्यूलोज यानी चारा खाते हैं। तो सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए इनके आमाशय में कौन सा बैक्टीरिया बताया था मैंने आपको? मेथेनोजन बैक्टीरिया। बच्चों दिख रहा है सबको? मेथेनोजन या बैक्टीरियम पाया जाता है। ओके, ये बैक्टीरिया, सबसे पहली बात ध्यान दो, ये बैक्टीरिया कहां मिलता है जनरली? प्राकृतिक रूप से कहां मिलता है? ये मिलता है बच्चों कृषियों के अपशिष्ट में। जैसे कि कृषि जो होता है, जो भी कृषि का अपशिष्ट है, लाइक जड़, तना, पत्ती, जहां सेल्यूलोज है, जहां पादप कोशिका है, और पादप कोशिकाओं में जनरली क्या, उसकी सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज होगा, लकड़ी आदि बात हम करें तो वहां पर ये पाया जाएगा। खास तौर पर जहां पर दीमक पाई जाती है, जहां पर सूक्ष्म जीव जहां पाए जाते हैं, तो वहां पर ये बैक्टीरिया पाया जाएगा। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया पशुओं के स्टोमक में पाया जाता है, वहां सेल्यूलोज को पाचन करने में ये हेल्प करता है। और ये अपने आप में कौन सा बैक्टीरिया बच्चों? अनोक्सी। ये बात मैं कल पूरी बता चुका था, अनोक्सी, ठीक है? या फिर अवायवीय जीवाणु होता है, अवायवीय जीवाणु होता है। तो ये क्या करता है? सेल्यूलोज का जब पाचन करता है तो सेल्यूलोज के पाचन के साथ CO2 और मेथेन गैस का क्या होगा बच्चों? निर्माण होगा। और इनके द्वारा पशु का पाचन क्रिया हो जाएगी तो उनके द्वारा त्यागे का जो डंग होगा, जो गोबर होगा, उस गोबर में अपचित सेल्यूलोज भी होगा, CO2 भी होगी और मेथेन भी होगा और ये बैक्टीरिया भी होगा। बताया था आपने? अगर अब हम इसको खुले में रखेंगे, खुले में अगर इकट्ठा करेंगे तो गोबर से कई प्रकार की बीमारियां होगी, प्रदूषण होगा और गोबर में पाए जाने वाली मेथेन, ओके बच्चों, मेथेन और CO2 जो गैस होगी, H2S, ये गैस कहां जाएगी? एनवायरमेंट में जाएगी, क्योंकि हम इनको इकट्ठा कर नहीं रहे हैं। और एनवायरमेंट में जाकर ये क्या करेंगे बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेंगे?
प्रोड्यूस करेंगे या इफेक्ट करेंगे, एक ही बात है। तो इसका नतीजा आप देख ही पा रहे हैं। तो ज्यादा बढ़िया है कि क्यों ना हम पशुओं के कृषि अपशिष्ट, और मैं तो यहां तक कहूंगा मानव मल को भी, क्योंकि मानव मल में भी बच्चों सेलुलोज होता है। ओके, तो मानव मल का यूज भी अगर हम लोग गोबर गैस संयंत्र में करते हैं, ओके, तो उससे भी हम गोबर गैस बना सकते हैं, क्योंकि मानव मल, पशु अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट, इन तीनों से ही एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। तो उसको रोकने का बहुत से अच्छा तरीका हमारे पास, क्यों ना हम उससे एक गैस यानी प्राकृतिक गैस बनाई जाए। और ये प्राकृतिक गैस जो होगी बच्चों, ये नेचुरल गैस होगी, क्योंकि इसे हम प्राकृतिक तरीके से बना रहा। मानव का इसमें इंटरफेयर होगा, लेकिन फिर हम उसको नेचुरल गैस ही बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम खराब ना करते, मैंने कुछ बातें बताई है। इसका संगठन मैं कल बता चुका हूं। अब गोबर गैस संयंत्र का मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो बच्चों आप किताब से बनाए या मेरे से फॉलो करें, एक ही बात है। तो देखो गोबर गैस संयंत्र के मैं डायग्राम बना दूं, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो आप मुझे फॉलो करें। गोबर गैस संयंत्र के अंदर प्रमुख रूप से बच्चों जनरली 4 भाग होते हैं, 4 टैंक होते हैं। ये टैंक के अंदर टैंक है बच्चों, टैंक के अंदर टैंक है, या टैंक के अंदर दूसरा टैंक है। ओके, ऐसे इसको चाहो तो आप लोग कैसे बना सकते हैं, गुम्बद बना सकते हैं, जैसे हमारा डायफ्राम होता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, सीधा बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि गुम्बद ही हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो टंकियां होती है ऊपर से कैसे होती है बच्चों, गुम्बद नुमा होती है। ओके, तो जरूरी नहीं गुम्बद हो, हम उसको फ्लैट भी रख सकते हैं। अच्छा, ये गैस टैंक है या गैस होल्डर है। होल्डर का अर्थ जानते होंगे, जहां पर गैस को इकट्ठा किया जाता, होल्ड, होल्ड मतलब रखा जाता है। तो ये निकास पाइप है, अभी मैं लिख दूंगा। ये डाइजेस्टर है बच्चों, ये डाइजेस्टर है, और ये यहां पर इसमें एक पाइप, निकास पाइप होता है। ओके, यहां पर एक इससे प्रकार छोटा टैंक होता है, छोटा सा टैंक होता है, जहां पर जहां गोबर, कृषि अपशिष्ट आदि को पानी मिलाकर इसे प्रकार का द्रव बनाते हैं, जो स्लरी। तो इस टैंक का नाम है स्लरी टैंक। इस स्लरी टैंक का काम क्या होगा, पाइप के द्वारा इस स्लरी को हम डाइजेस्टर टैंक में भेजेंगे। ओके, और यहां पर एक टैंक और होता है छोटा सा, इस टैंक में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस टैंक में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं। ये मार्ग इतने छोटे नहीं होते बच्चों, आपको लग रहा है ये पाइप नहीं होता, एक बड़ा सा एक यूं कह सकते हैं, लगभग इतनी जगह होती है कि इसमें आराम से 1-2 आदमी आराम से जा सके। जैसे सीवेज लाइन देखी ना आपने, तो वैसे ये बड़ा सा चैम्बर होता है। ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि ये 8 इंच का पाइप बता दी सर, ऐसा नहीं। यानी उसमें आराम से जो लेबर है ना, मजदूर, यानी हम आ जा सके, सफाई तो करनी होगी इसकी। ओके, तो ये आप देख पा रहे होंगे, सबको दिख रहा है बच्चों। अभी तो आप इसको जो मॉडिफाई तो आप लोग कर लोगे, ऐसी बात है, ये तो आप लोगों के हाथ में तो कर ही लेते हैं। तो ईंट का बनाओगे तो डबल लाइन तो करोगे, ठीक है। अब देखो इनका नाम, देखो बच्चों, सबसे पहला जो आप देखिए बड़ा टैंक है, बड़ा बेलनाकार जो दिख रहा है, ये टैंक आप देखिए, इसका नाम है डाइजेस्टर टैंक, डाइजेस्टर टैंक। ओके, या फिर किण्वित टैंक, हिंदी भी आप जानते होंगे, इसको हम बोलेंगे किण्वित टैंक। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये गैस होल्डर बोलो, या फिर गैस टैंक बोलो। ओके, ये यहां पर क्या बच्चों, एग्जिट है। एग्जिट का तो आप जानते होंगे, एग्जिट का मतलब यहां पर क्या है, निकास, यानी निकास पाइप है। इस निकास पाइप से ये क्या जा रही है, इस निकास पाइप को हम क्या करें बच्चों, आसपास के गांव में, ये आप लोगों की कॉलोनी आ गई है ना, मैं बना के समझा रहा हूं आपको, ये कॉलोनी आ गई आपके, और कॉलोनी के अंदर आप लोगों ने ये घरों के अंदर इसका कनेक्शन कर दिया। आप समझ तो रहे हो सर क्या कहना चाह रहे होंगे ना। ओके, जैसे घर के अंदर हम इसका डायरेक्टली पाइप लाइन से पानी की लाइन की पाइप डालते हैं बच्चों, तो पानी की टंकी में पानी भरते हैं हम लोग, और उस टंकी से फिर एक पाइप आता है, निकास पाइप, वो निकास पाइप हमारे कॉलोनी में आता है, फिर हम उसका हमारे पानी का कनेक्शन लेते हैं। ये तो सब जानते हैं।
जानते हो ना बच्चों, पानी का कनेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग हमारे घरों में, सबको पता है। तो वैसे ही गोबर गैस संयंत्र एक्चुअली में क्या होगा, एक किसी गांव विशेष या किसी यूं कह सकते हैं एक कस्बे में भी हो सकता है, लेकिन इसका जहां पर इसका निर्माण या इसका प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो कितनी आबादी को या कितने घरों तक इसकी सप्लाई करता है। वो डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट या कितना गोबर गैस का प्रोडक्ट करें, और उसके लिए गोबर गैस या गोबर जो प्रोडक्ट हमारे पास जो कच्ची सामग्री है वो ज्यादा इकट्ठा होना चाहिए। ओके, तो आप जनरली समझ पा रहे हैं। अब देखो ये जो टैंक है, इस टैंक का नाम बच्चों स्लरी टैंक। स्लरी टैंक है। ये इधर वाला जो टैंक है इसका नाम है स्लरी टैंक है। ओके, अब आराम से, ये तो सर गोबर गैस संयंत्र हुआ, ये तो अपने आप में अगर बात हम करें, ये तो एक गोबर गैस संयंत्र है बच्चों, गोबर गैस संयंत्र है, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक एक की अगर बात मैं करूं, एक एक का वर्णन करूं, यानी पहला भाग, ये दूसरा टैंक, ये तीसरा टैंक और ये चौथा, बस ये लो। तो गोबर गैस संयंत्र में प्रमुख रूप से 4 टैंक पाए जाते हैं, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, प्रमुख रूप से 4 टैंक पाए जाते हैं। ये डायग्राम आप देख, इसको अगर बच्चों इसको थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं, ये लो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, यानी गोबर गैस का पहला जो टैंक का पहला भाग है डाइजेस्टर। देखो ये जो एक एक बता रहा हूं आपको, आप समझेंगे। डाइजेस्टर टैंक एक्चुअल में बच्चों ये 15 से 30 या 40 फीट, वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें। तो ये 15, 30 या 40 या 50, ओके, 40 से फिट, यानी कह सकते हैं इसकी गहराई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो कॉमन सी बात है कि ये ईंट, बजरी और सीमेंट से निर्मित एक प्रकार से एक अवायवीय टैंक होता है, जिसकी गहराई 20 से 25 या 30 फीट होती है और चौड़ाई 15 से 20 होती है, यानी गहराई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, कॉमन सी बात है। ये बेलनाकार एक टैंक होता है। ये उसी प्रकार टैंक हो सकता है बच्चों जो हम हमारे घरों के अंदर एक तो अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं और एक टैंक हम लोग बच्चों बाहर के बनाते हैं। तो अंडरग्राउंड जो टैंक हम बनाते हैं, कॉमन सी बात है, वो आयताकार बना सकते हैं, वो तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो मैंने बनाया आपके लिए। तो ये बेलनाकार टैंक होता है जो अवायवीय टैंक होता है। इस अवायवीय टैंक ईंट, बजरी और सीमेंट से निर्मित, यानी पक्की दीवारों से निर्मित एक भूमिगत टैंक होता है। इसकी गहराई 30 से 40 फीट तक हो सकती है और चौड़ाई 15 से 20 तक हो सकती है, अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये अवायवीय टैंक होता है। इस टैंक में क्या करते हैं बच्चों, गोबर, कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट आदि को सड़ाया जाता है। सड़ा का मतलब फर्मेंट करते हैं। और आप जानते हो जब गोबर सड़ेगा, वो जनरली बात है सर, जनरली क्या हम लोग गोबर को जहां पर इकट्ठा करें हमारे घर के आसपास, सब जानते हो कि बात नहीं, हमारे घर के आसपास जहां हम पशु बांधते हैं, तो वहां पर हमारे जिस उस जगह को हम बाड़ा बोलते हैं। बाड़ा मतलब एक खाली जगह जहां पशुओं को रखा जाता है। ओके, जो 60 बाई 40 का एरिया होता है, जो 60 कवर्ड होता है, 40 ओपन होता है, तो सबको आइडिया होता है इतना, तो बाड़ा का मतलब ओपन एरिया। ओके, अब बात आती है उस जगह हम पशुओं को बांधते हैं, पशुओं के गोबर को इकट्ठा करते हैं। और साल के अंत में जब हम लोग खेती करते हैं, सिंचाई जो बदलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, फसल बोते हैं, उस दौरान बरसात के सीजन में या किसी सीजन में उसको टैंकर या ट्रैक्टर से खेत में डालते हैं। लेकिन उसके पहले क्या हो, गोबर जहां हमारे घर का इकट्ठा करें, तो क्या वहां पर मेथेन शुरू कर नहीं बनती है, कैंसिल कर दियो, कैंसिल कर दियो। होती। बच्चों आवाज नहीं करें, आवाज आ रही किसी की आवाज आप। ओके बच्चों, समझ आ रहा है कि सबके? यस सर। अरे मैं बोले जा रहा हूँ लेकिन समझ आ रहा है नहीं सबके, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को यस चालू सर। कर, थोड़ा 1-2 बच्चे वीडियो चालू कर लें, तो मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग हाँ करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, आप दिखते नहीं हो। 2-3 बच्चे वीडियो को ऑन कर लीजिए, ठीक है। मधु, विष्णा, नेहा प्रजापत, अमृता, शंकर लाल, ठीक है। आयुष आपने ओपन कर रखा है, थैंक यू। दीपक शर्मा, स्थिति चोपड़ा, पलक, ओके बच्चों, ठीक है। तो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है ना, तभी तो एक टीचर को लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये गोबर गैस टैंक का जल्दी हम लोग वर्णन करते हैं, क्लास भी आगे जाएगी। तो इसके बाद बता दिया कि ये ईंट, बजरी, सीमेंट से बना हुआ एक पक्की एक टैंक होता है, पक्का, जो बेलनाकार होता है और अवायवीय होता है। अवायवीय मतलब वायु रोधी होता है। इसमें वायु के प्रवेश
कि कहीं से भी कोई जगह नहीं होती है। वायुरोधी एयर टाइट होता है। एयर टाइट का समझते हो ना, जैसे हमारा डायफ्राम, जैसे हमारा वक्ष हुआ, सबको मालूम है एयर टाइट होता है। और याद अगर वो अगर किसी जगह से अगर वो पंचर हो जाए तो हमारे फेफड़ों की क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो हमारी वक्ष गुहा जिस प्रकार एयर टाइट होती है, याद करो बच्चों 11th क्लास, उसी प्रकार ये भी एयर टाइट होता है। ओके ओके। अब देखो, आपने देखो जो एयर टाइट का मतलब होता है, जैसे आपके सिलेंडर आते हैं ना एलपीजी के, वो एयर टाइट होते हैं। एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, फ्यूल को लाने के बड़े जो टैंकर होते हैं, वो भी सब क्या होते हैं, एयर टाइट होते हैं। उनमें वायु के निकास का कोई भी निकास और एग्जिट का और इनका कोई मार्ग नहीं होता, एक मार्ग को छोड़कर। ये ध्यान दो। इसलिए उसमें जो गैस एलपीजी सिलेंडर में देखा होगा कि जब आप रेगुलेटर को ऑन करते हो तो स्पीड से निकलती है, लेकिन क्या उस सिलेंडर को हम लोग ऊपर उल्टा करें तो क्या गैस निकल जाएगी? नहीं निकलती है। क्यों? तो एयर टाइट होता है, एयर टाइट। तो ये वायुरोधी होता है। दूसरा टैंक होता है स्लरी। जल्दी, स्लरी टैंक क्या होता है बच्चों? गोबर गैस संयंत्र के किण्वित टैंकर से जुड़ा हुआ एक छोटा टैंक होता है। इसमें क्या करते बच्चों? गोबर और पशु अपशिष्ट, बता दी मैंने आपको, गोबर और पशु अपशिष्ट, ओके बच्चों, और पानी आदि को मिलाकर एक तरल पदार्थ बनाया। उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्लरी बोलते हैं। यानी यहां पर गोबर आदि को डाइजेस्टर टैंक में डालने से पहले स्लरी टैंक में डालते हैं। स्लरी टैंक में उसका हम क्या बना लेते हैं? गोल बनाते हैं। ओके, ये तो कॉमन बात है। गोबर डाले पानी डालो, गोबर डालो पानी डालो, तो ये मिलता जाएगा। और मिलने से क्या होगा? जो पानी जैसा पदार्थ बन जाएगा गोल। ओके, वो गोल क्या कहलाता है? स्लरी। ओके, इस स्लरी तो, और स्लरी क्या होता है? डग है और एक्चुअल गोबर है, ये आपसी पदार्थ है। इस तरल पदार्थ को इस निकास इस पाइप के द्वारा, ये निकास में बच्चों प्रवेश पाइप है, इन पाइप है, इस पाइप के मार्ग के द्वारा हम डाइजेस्टर टैंक भरते हैं और डाइजेस्टर टैंक के अवायवीय माध्यम के अंदर। ओके, यहां पर ये गोबर या स्लरी, आप समझ पा रहे बच्चों? गोबर, पशु अपशिष्ट और जल आदि को घोलकर बनाए गए अपशिष्ट तरल पदार्थ को या तरल माध्यम को हम क्या कहते हैं? स्लरी। और स्लरी को बनाने वाले टैंक को स्लरी टैंक कहते हैं। और स्लरी टैंक में गोबर को डालकर हम स्लरी को वहां तक पहुंचाते हैं। और यहां पर इस डाइजेस्टर टैंक में ये जो गोबर होगा उसका क्या होगा बच्चों? कौन सी बात है? किण्वन होगा या फिर क्या होगा? अनोक्ष होगा। अब आप बोलते हैं सर कैसे, हाउ? क्योंकि जो गोबर हम डाल रहे हैं उस गोबर में या कृषि अपशिष्ट में ऑलरेडी कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है बच्चों? मेथेनो, अभी तो बोला आप लोगों ने, मेथोजो बैक्टीरिया। ओके, मेथेनो बैक्टीरिया आर फाउंड या अकर इन डग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी ओके, और उसको आप उठाने की आवश्यकता नहीं। और ये बैक्टीरिया कौन से है? अवायवीय है। इसीलिए हमने ये डाइजेस्टर टैंक को कैसे बनाया? अवायवीय बनाया। अब यहां पर क्या होगा? इस स्लरी का या गोबर, और गोबर में क्या है सब जानते बता रही। और गोबर में एक्चुअली क्या होता है बच्चों? सेलुलोज है। सेलुलोज का पाचन करने के लिए कौन है? मेथोजन। तो मेथोजन बैक्टीरिया क्या करेगा? इन सेलुलोज का या जो ऑर्गेनिक पदार्थ है, जो भी पदार्थ, ऑर्गेनिक की बात यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी है, इन पदार्थों का। क्योंकि गोबर में क्या है? अपचित प्रोटीन, अपचित कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज और अपचित फैट होता है ना, इन सबका डाइजेस्ट करेगा ये। और डाइजेस्ट करेगा तो डेवलप कौन सी गैस बनेगी? गोबर गैस बनेगी। यानी अरे भाई CO ये बनेगी ना, CH4 CO2 और H2 प्लस N2 गैस बनेगी। और ये गैस बनती जाएगी और गैस ऊपर इस गैस टैंक में जाकर इकट्ठी होती रहेगी। ओके, और जैसे जैसे टैंक बनेगा, जैसे गैस बनेगी, ये गैस शोल्डर थोड़ा ऊपर की ओर उठेगा। आप समझिए, और यहाँ पर गैस इकट्ठी हो जाएगी। इस इकट्ठी गैस को निकास पाइप के द्वारा आसपास के घरों में हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। जैसे रोज आपके पानी की टंकियों से आपका पानी आपको मिलता नहीं मिलता बच्चों? हाँ, यस सर। तो बच्चों देखो, जो बच्चे किसी कॉलोनी में या किसी ऐसे जगह रहते हैं जहां पर पानी उनकी टंकियों से आता है, तो कॉमन सी बात है सर, तो पानी, जैसे आपके घर की बात देख लो आप, तो या अपने स्कूल की बात देख लीजिए, तो आपके स्कूल में तो बोरिंग है, तो बोरिंग चलाकर पहले क्या करते हैं? टंकी भरते हैं। तो बताओ, बोरिंग से टंकी तक पानी के पाइप जोड़ रखे हैं ना, ये थोड़ी पानी अपने आप चला जाएगा। तो पाइप से हमने पहले टंकी भरा, तो टंकी भरने के बाद अब उस टंकी जब नीचे नल लगा दें, उसको चालू करें, पानी आ जाएगा। तो वही सिस्टम होता है। तो गोबर गैस टैंक का जो गैस टैंक होता है उसमें गैस भरती रहती है। पर डे का प्रोसेस है, रोजाना स्लरी बनाना, डालना, गैस बनना। ये नहीं कि आज, रेगुलर प्रोसेस चलता जाएगा। ओके, और गैस बन जाएगी। और गैस जो बनेगी उससे हम लोग गैस टैंक में इकट्ठी करते हैं और उसका आवश्यकता अनुसार उसका सुबह शाम हम उसका क्या करते हैं बच्चों? क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। ओके, अच्छा, ये तो हो गया सर गैस टैंक। और ये हो गया। अब गैस टैंक क्या है? डाइजेस्टर टैंक के ऊपर पाए जाने वाले एक धातु से बना हुआ, किसका बना हुआ?
धातु यानी कोई मेटल हो सकती है, किसी धातु या मेटल से बना हुआ एक टैंक होता है। ओके, और ये इसलिए बहुत हल्का होता है, इसीलिए यहाँ गैस भर जाती है, और जब गैस ज्यादा भरती है तो ये गैस होल्डर थोड़ा ऊपर उठने लगता है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि CO2 कौन सी गैस है? CO2 गर्म गैस है ना। बच्चों, किसी पशु द्वारा त्यागे गए गोबर को देखा होगा, और जब देखा होगा कि गोबर से एक विशेष प्रकार की धुआं निकलती है, इसका मतलब क्या है कि उसमें एक गर्म गैस है, और जितनी भी गर्म गैस होती है वो क्या होती है? हल्की होती है। ये पतन का हो सकता नहीं है। ठीक है, अरे जब कोई पशु गोबर त्यागता है तो गोबर को जब कभी हम उठाते हैं, आपने भी ऐसी बात नहीं उठाया होगा, हम लोग को विशेष अमेरिकन से नहीं है, और हम लोग अपने घर का काम करना चाहिए। तो जब ताजा गोबर को हम जब उठाते हैं तो सर वो हमें वार्म फील होता है, गर्म फील होता है। वाई ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ CO2 एंड मेथेन, और बोथ गैसेज आर वार्म गैसेज, और वार्म गैसेज आर लाइट। हम सब जानते हैं कि गर्म गैस क्या होती है? हल्की होती है, इसलिए तो हम हमारे घरों में क्या लगाते हैं? रोशनदान। पता ही नहीं आपको? अब मैं आपको कहां से कहां लेके जा रहा हूं। आप अपने घरों में खिड़की लगाते हैं बच्चों, और रोशनदान लगाते हैं, तो कोई बता सकता व्हाट आर द यूज ऑफ द रोशनदान एंड यूज एज विंडो? क्या डिफरेंस दोनों में? खिड़कियां लगाते हैं नीचे 2-2.5 फीट की ऊंचाई पर, रोशनदान लगाते हैं लगभग 8-10 फीट की ऊंचाई पर। तो रोशनदान क्यों लगाते हैं? कमरे में जो गर्म हवा बनती है हमारे श्वासन क्रिया के द्वारा, क्योंकि हम सांस लेते छोड़ते हैं, तो हमारे द्वारा छोड़ी गई श्वास में कौन सी गैस ज्यादा होती है? 4% CO2। अरे गर्म आती है ना, तो उस गर्म वेपर को कमरे से बाहर निकालने के लिए क्या लगाते हैं? रोशनदान, ताकि कमरा अंदर से ठंडा रहे। अगर बच्चों रोशनदान नहीं लगाएंगे ना तो आपके कमरे का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये तो सोच लीजिए आप। और खिड़कियां क्यों लगाते हैं? ताकि एयर की जो हवा का क्या उसे वेंटिलेशन हो सके, आ जा सके, ठंडी हवा आ जा सके। और गर्म के लिए क्या लगाते हैं? रोज। चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर क्या होगा? गोबर गैस बनेगी, और गोबर गैस कौन है? गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ एक गैस बन रही, कहने गैस बन रही, ये बन रही चारों, इन्हीं को बोलते हैं क्या? गोबर गैस। और ये गैस हल्की होने से ऊपर जाएगी, और गैस टैंक में क्या कर लिया? होल्ड कर लिया। अब जनरली जो गोबर हम हमारे घरों में इकट्ठा करते हैं खेतों में, उससे निकलने वाली गैस को हम क्या होल्ड या इकट्ठा करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो कहां जाती है? एनवायरमेंट जाती है। बस ये नुकसान है। तो ज्यादा बढ़िया है तरीका वही सर, जो वैसे अगर हम भारत एक पशु प्रधान देश है, और यहाँ आज भी 60 यानी कह सकते हैं करीब करीब बात हम करें तो 60% जो परिवार है वो खेती पर डिपेंड है। 60-70 ध्यान दीजिए, चाहे वो खेती कर रहा है, चाहे बागवानी कर रहा है, चाहे वो रेशम कीट कर रहा है, मधुमक्खी पालन कर रहा है, ये सब खेती से रिलेटेड है। आपको लगता है खेती का मतलब गेहूं चूना मक्का वाला, ऐसा नहीं। खेती का मतलब खेती, और खेती से आधारित जो काम होता है उसे हम एग्रीकल्चर या मिश्रित कृषि बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताओ सर, जनरली पशुओं के गोबर को इकट्ठा करते हैं, तो ज्यादा बढ़िया कि उसे इकट्ठा करने के लिए अगर हम डाइजेस्टर टैंक और गोबर गैस संयंत्र बना लें तो इससे हमें एक नहीं बल्कि कई लाभ होंगे, और वो आपके सामने बता रहा हूं। अब इसमें आप बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो गैस टैंक बना लिया, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है बच्चों? इसका चौथा जो पार्ट है, ये कौन सा सरज है? क्योंकि गोबर गैस बनाने के बाद में क्या होता है? निश्चित समय के बाद इस डाइजेस्टर टैंक में जो नीचे जो बाहरी गंदगी है, क्योंकि गैस तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन जो बाहरी चीज है, बाहरी जो कॉमन सी बात है, बाहरी चीज कैसे बैठती है? नीचे बैठती है अवसादन होकर। तो गोबर आदि जो पदार्थ अपचित, उनसे गोबर गैस बन जाएगी, और अपचित पदार्थ या बाहरी पदार्थ उस टैंक में जमते जाएंगे, जिन्हें समय समय पर निकालना आवश्यक है। तो क्या होता है बच्चों? समय समय पर डाइजेस्टर टैंक की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और बी केयरफुल बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि ये अवायवी टैंक है, इसलिए कई बार इस प्रकार की घटनाओं में देखा होगा कि कई मजदूर और कई लोग मारे भी जाते हैं। अब देखो कई बार न्यूज में पढ़ते हैं कि कुएं की सफाई या कुएं में उतरे भाई को बच्चा उतरा तो वो भी नहीं। तो ये कई घटनाएं आपने सुनी होगी, वो होती है अनॉक्सी श्वसन या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के कारण। और खास इस प्रकार ट्रेजेडी क्या होती है? सीवरेज जो टैंक होते हैं बच्चों हमारे, तो सीवरेज टैंक की सफाई करने वाले जो लेबर होते हैं उनकी डेथ बहुत ज्यादा होती है। बहुत दुखद है, 2021 में आज भी हमारे देश के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक मानव को, एक विशेष मानव की बात नहीं कर रहा मैं, सब मानव की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर मानव को हम उस टैंक को साफ करने के लिए लगाते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे मानवता के लिए एक सीधा तमाचा है कि 21वीं शताब्दी का भारत भी एक ऐसा बच्चों, एक तो अंतरिक्ष में जा रहा है और एक व्यक्ति आज भी हमारे सिविल लाइन को, नालों को साफ कर रहा है। तो वो हमारी कम्युनिटी का हमारा एक भाई है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के दुर्भाग्य है। खैर मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं, देखो अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं थोड़ा और समझा पाता,
तो आप देखोगे कई बार आपके पास इस प्रकार न्यूज आती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर न्यूज बच्चों हाईलाइट की न्यूज आती है, किसने क्या किया, किसने क्या किया, ये बड़ी बड़ी न्यूज आपके पास ज्यादा आती है। अंबानी क्या कर रहा है, अडानी क्या कर रहा है, शाहरुख खान क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसने किसको क्या कहा, किसने किससे शादी कर ली, किसी शादी टूट गई, ये आएगा। लेकिन सिविल लाइन ठीक करते हुए 5 मजदूर दबे, 5 मजदूर बेहोश हुए, 5 मजदूर मरे, ये न्यूज इतने छोटा कॉलम आता है, इतना सा न्यूज आता बच्चों। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और वो व्यक्ति जो हमारे और आपके बीच में से ही है, राइट। तो उनकी डेथ होने का कारण क्या है? क्योंकि आज भी हमारे पास, हमारी नगर पालिका के पास, हमारी यूं कह सकते हैं कि जेडी के पास, या जो भी मान लो जो भी स्टेट है, जो भी जिला है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे जयपुर जोधपुर, इनके पास आज भी प्रॉपर तरीके के गैजेट्स नहीं है सर, जो किसी व्यक्ति की जान को बचा सके। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि इनमें भी ये खतरा होता है, क्योंकि इनमें कौन सी गैस भरी है, CO2 और CO भी हो सकती है, क्योंकि अनोक्सी है। तो अनोक्सी हो सकता है कि व्यक्ति साफ करने उतरे और वो बाहर आए ही नहीं। तो बी केयरफुल। ओके चलो, तो एक्चुअली क्या होता है कि इस अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए एक टैंक होता है, और इस अपशिष्ट पदार्थ, बचे हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं बच्चों, जो नीचे बैठ गया, स्लज बोलते हैं। इस स्लज को समय समय पर डाइजेस्ट टैंक से एक निकास होता है बच्चों, देखो ये दिख रहा होगा आपको ये, और मैंने बताया बहुत छोटा पाइप होता है, इस स्लज को बाहर निकालते। अब बात आती है बच्चों क्या फायदा है, इस स्लज में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, NPK, ये 3 पोषक तत्व, सॉरी खनिज तत्व ज्यादा होते हैं। और आप जानते हैं कि पादप की वृद्धि के लिए 18 तत्व क्या हो सकता है, जिनमें NPK इज द वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। बच्चों पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए, सर ऑडियो म्यूट करवा दो, डिस्टर्ब होता है, ऑडियो बंद कर दो बच्चों, जिनका ऑडियो चालू है प्लीज म्यूट योर ऑडियो, ठीक है। और वीडियो को चालू करने के लिए मैं कहता हूं, अब तुम सुनते नहीं हो, अब तुम लोग थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अब आप लोग मेरे पास तो होने, ठीक है। ओके समझ आ रहा है क्या, मैं ही बोले जा रहा हूं?